नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, क्लास को सपोर्ट करो, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो, क्लास को देखा करो। वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा गौर करके क्लासों को देखें, है ना। जरूर भला होगा आपका, इसमें फायदेमंद क्लास से रहेगी, अच्छे क्वेश्चन आएंगे अपने पढ़ाए हुए मैटर में से। क्यों, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोटी जो आपको नहीं पढ़ाई। तो जितना पढ़ाया है उस पर ज्यादा गौर करना, जो नहीं पढ़ाया है उस पर थोड़ी सी, है ना, अपने हिसाब से पढ़ना उसको। तो आज हम अपने राजस्थान हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और राजस्थान हिस्ट्री में हमने बात कर ली थी महाराणा सांगा की। कहां तक बात चल रही थी अपनी बात चल रही थी महाराणा सांगा। इसकी उपाधियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो महाराणा सांगा के बारे में बच्चों हमने बात की थी कि महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ 2 लड़ाइयां लड़ देता है। अब सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाई बचती है, इसकी सबसे बड़ी लड़ाई बच्चों, उसको कहा जाता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। तो ये जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध से पहले मुगल शासक बाबर और राणा सांगा की सेना, दोनों सेनाओं के बीच में एक छोटा सा संघर्ष हुआ था। छोटा सा संघर्ष होता है, उसको कहा जाता है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है? बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 को 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। तो वैसे तो मैंने कल मुगल काल में इसको बता दिया था आपको, फिर भी कल नहीं देखा है तो आज इसको दोबारा देख लो आप कि ये जो बयाना का युद्ध है, ये युद्ध होता है अपनी राजपूत सेना, सांगा की सेना, मेवाड़ की सेना और बाबर की सेना। बाबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था इस समय मेहंदी राय खवाजा। बाबर का सेनापति था, नाम था मेहंदी राय खवाजा। ये जो मेहंदी राय ख्वाजा है, ये बाबर की सेना का नेतृत्व करता। और ये जो बयाना है भरतपुर जिले के अंदर है और यहीं पर इस बयाना के दुर्ग को लेकर दोनों के बीच में होती है झड़प। इसको बयाना की झड़प भी कहा जाता है और बयाना का युद्ध भी कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसा उल्लेख मिलता है कि सांगा की जो सेना थी, इस सेना ने किया ख्वाजा की सेना को पराजित। ये हार जाता है और हारते ही अपने सांगा की सेना एक नारा लगाती है बच्चों। वो नारा था तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। कौन सा नारा लगाती है? तैमूर भाग गया, यह नारा लगाती है। इसका मतलब ये जो तैमूर है ना, इस तैमूर ने भारत के ऊपर एक आक्रमण किया था और वो आक्रमण होता है नवंबर 1398 में। भारत के इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण था बच्चों। भारत के इतिहास में होने वाला सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण मध्य एशियाई समरकंद का शासक था, नाम था तैमूर लंग। मध्य एशियाई समरकंद का शासक नाम था तैमूर लंग, जिसने नवंबर 1398 में यह आक्रमण किया था और लूटपाट की थी। और इस समय इस आक्रमण की शासकत है वो सबसे खतरनाक तरीके से झेली थी बटनेर दुर्ग ने। कौन से दुर्ग ने? बटनेर दुर्ग ने। इस बटनेर जो दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है बटनेर को। और बच्चों, इस दुर्ग में इस समय तैमूर के आक्रमण के दौरान हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, इसीलिए इसको सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण माना जाता है। तो याद रखना, कमेंट करके बताओ भारत के इतिहास पर सबसे छोटा विदेशी आक्रमण कब हुआ था। ये आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं ही क्यों बताऊं, आप तो बताते नहीं हो कुछ। आज ना मैं आपकी चैट पढ़ता हूँ, क्लास होने के बाद में आपकी चैट पढ़ता हूँ, तो उस चैट में है ना मतलब पर्सनल बातें हो रही है। पर्सनल बातें हो रही है, इसका मतलब सुधरो तो थे हाथ को नहीं थे। ऑफलाइन क्लास में भी कॉन्टेक्ट होते थे, ऑनलाइन में भी कॉन्टेक्ट। ऑनलाइन में भी बा खटे गई वो बिके गए, भाग रही है वो बिके गए। चलो तो ऐसा करूंगा ना, मैं रूठ जाऊंगा। और सोच लियो मैं रूठ गया ना तो फिर था मुन्नूंगा ही को नहीं। देख लियो, फिर रूठाणो है तो क्लास ढंग से मत पढ़ा करो।
अब नहीं उठाना है जरा ढंग से पढ़ लिया करो, है ना, कोई बात नहीं। नवंबर 1398 में भारत के ऊपर सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण होता है और ये आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। ये एक पैर से लंगड़ा था इसीलिए इसको तैमूर लंग कहा गया था। अब देखो जो राजपूत सेना इस समय यही प्रदर्शित कर रही है कि हमने बाबर को भी नहीं हराया है और मेहंदी राय ख्वाजा को भी नहीं हराया है, हमने तो सीधा इस तैमूर को हराया है जो 1398 में आक्रमण करके गया था, उसका प्रतिशोध किया है हमने तो सीधा। तो यह प्रदर्शित कर रही है। अब इसी समय बाबर को चलता है पता और बाबर एक बहाना बनाकर लड़ाई लड़ना चाहता है। वो लड़ाई लड़ना चाहता है राणा सांगा के साथ। बच्चों बात यह थी कि इस सांगा ने बाबर को बुलाया था कि आजा मैं पानीपत के युद्ध में तेरा साथ दूंगा, लेकिन यह अपने ही सैनिकों द्वारा मना करने पर साथ देने के लिए नहीं जाता है। तो बाबर सीधे मुंह तो बोल नहीं सकता सांगा को कि तुमने मेरा सहयोग नहीं किया इसीलिए मैं तेरे ऊपर आक्रमण करूंगा या लड़ाई लड़ूंगा। यह बहाना देख रहा है। तो इस समय जो बहाना बनता है यह बनता है एक नदी और उस नदी का नाम है पीलिया खार। पीलिया खार नदी। कल भी यही टॉपिक चल रहा था अपना, क्यों मुगल चल रहा है तो मुगल संबंधित है मेवाड़ से और इधर यह चल ही रहा है, दोनों तरफ एक ही चीज चल रही है, कोई बात नहीं। इस पीलिया खार नदी के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आगरा के सीमावर्ती बहती है, मालवा और मेवाड़ का संघर्ष होता है। मालवा मेवाड़ संघर्ष बच्चों पूछा जाए तो यह हुआ था 1519 में। 1519 में सांगा ने मालवा के ऊपर अधिकार किया था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा 1519 में अधिकार करता है और यह करता है मालवा पर। अब मालवा और मेवाड़ दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। समझौता यह होता है कि यह जो पीलिया खार नदी है इस नदी का मैदानी भाग आज राणा सांगा को सौंपा जाता है, भविष्य में यह इसी की रहेगी नदी। अब यह बात हो गई फिक्स। इसी समय यह बाबर इस पीलिया खार नदी को विवादित बनाता है। सांगा को सीधे मुंह नहीं बोलता है, तो बोलता है सांगा पीलिया खार नदी है ये आगरा के अधीन है, न कि मालवा के अधीन है। और वैसे देखा जाए तो मालवा पर भी मेरा ही अधिकार है। यदि ये आगरा में बह रही है तो भी मेरी है और मालवा में बह रही है तो भी मेरी है, दोनों जगह बह रही है तो भी ये नदी मेरी है। सांगा ने कहा 1519 में मेवाड़ मालवा समझौता हुआ था और इस समझौते में बाबरी यह नदी मुझे दी गई है तो मैं खाली नहीं करूंगा। तो ये बोलता है मैं लड़ाई करके खाली करवा लूंगा। बात है 17 मार्च 1527 की। 17 मार्च 1527 की इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। इसी खानवा के बारे में कहा जाता है यह भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंदर है। खानवा का मैदान कहां पर है? भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंदर है। अब देखो जैसे इस युद्ध की बात सामने आती है तो बाबर, पहली बात तो बाबर अपने वही 20,000 सैनिक लेकर घूम रहा है जो पानीपत में थे। कुछ पानीपत के मैदान में मारे भी गए थे। अब उन्हीं सैनिकों से ये आक्रमण कर रहा है। बच्चों सांगा की जो राजपूत सेना थी इस युद्ध विजय के बाद, बयाना के बाद में ये क्या करती है? जश्न में डूब जाती है। क्यों? हमने तो बाबर को हरा दिया, बाबर को हरा दिया। और अचानक से बाबर सांगा के पास बात पहुंचाता है कि तैयार हो जा। किस लिए? खानवा लड़ने के लिए। तो सांगा भी एक बार डर गया कि क्या पता इसने इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया था और अब हो सकता है अगला नंबर मेरा आ जाए। इसीलिए सांगा क्या करता है? सांगा एक नई प्रथा लेकर आता है मेवाड़ का शासक और उस प्रथा का नाम है बच्चों पाती परवन प्रथा। पाती परवन प्रथा का प्रचलन होता है। इसको कहा जाता है निमंत्रण पत्र। क्या कहा जाता है? निमंत्रण पत्र। संपूर्ण राजपूताने के शासकों के पास, संपूर्ण राजस्थान के शासकों के पास ये पत्र भेजता है कि आप इस युद्ध में मेरी सहायता करो। तो बच्चों इस युद्ध में इसका सहयोग करने के लिए चंदेरी का शासक आया था, नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय। जगनेर भरतपुर से आया था अशोक परमार। इब्राहिम लोदी का भाई था, नाम था महमूद लोदी।
महमूद लोदी। मेवात से आया था बच्चों हसन खान मेवाती। मेवाती। और इस समय बूंदी से आया था नरबद हाड़ा। बच्चों मारवाड़ से आया था गंगा और गंगा का बेटा मालदेव। राजपूत सरदार आया था जाला अज्जा। और इसके बीच में ऐसा उल्लेख मिलता है कि 7 तो आए थे राजा, 9 आए थे राव और 104 आए थे सरदार। यह मैदान का सीन था एक तरीके से। और इसी मैदान के सीन के अंदर यदि देखा जाए तो संपूर्ण राजपूताना एक प्रकार से खड़ा था यहां पर किसके सामने? बाबर के सामने। बाबर के यही 20,000 सैनिक और इतनी विशाल सेना देखकर एक भी सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सारे मेरे जैसे थे बहादुर सैनिक, आपस में बात करते हैं भैया मरना है, लड़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी मरेंगे। जब लड़ेंगे तो राजपूत एक एक आदमी को मारेगा, और यदि हम न लड़े तो यह बाबर जीवित नहीं छोड़ेगा, यह मारेगा। तो अब हमें एक काम करना चाहिए, हम यहां से सीधा चलते हैं राणा सांगा के पास। सांगा को जाकर बोलते हैं भैया तुझे तो मारना है, गर्दन नीची करेंगे यहीं पर मार दे, युद्ध में मरेंगे तो लड़ेंगे, दर्द होगा, बाद में मरेंगे। तो सीधा सांगा के पास चलते हैं। अब सेना जब लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो इस समय बाबर क्या करता है बच्चों? बाबर यहां पर देता है जिहाद का नारा। कौन सा नारा? जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब होता है बच्चों धर्म युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्म युद्ध होता है। जिहाद का नारा देता है और यहां पर जिहाद का मतलब निकल कर आता है धर्म युद्ध। सीधा भाषण देता है कि आप या इस समय नहीं लड़ोगे तो आप या बाद में कभी न कभी तो मरोगे। मरने के बाद में अल्लाह को जाकर क्या जवाब दोगे कि हमें पीठ दिखाकर भागे से? सामने काफिर खड़े हैं, काफिरों का वध करो। अब काफिरों की वध करने की बात आई थी तो बात धर्म पर लाकर छोड़ देता है, इस्लाम को ऊंचा उठाता है, हिंदू को दबाता है। ऐसे लंबी चौड़ी बात चलती। इसी समय बाबर के इन सैनिकों में से जो 20,000 सैनिक थे, इन्हीं सैनिकों में एक सैनिक बोलता है बाबर एक बात बता, आज मौत माथा पर आई जना तेरे इस्लाम कहे याद आयो, तो इतो ही बड़ो मुसलमान सच्चो हो तो तू शराब क्यों पीतो? बच्चों बात आ जाती है यहां पर शराब की। जैसे ही शराब की बात आती है तो बाबर तुरंत इस बात को नोटिस करता है और ऐसे नोटिस करता है कि मेरी सबसे बड़ी कमी यह शराब है। इसी समय यह घोषणा कर देता है शराबबंदी की कि मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा, और शराब के सारे जो बर्तन थे ये मैदान में तुड़वा देता है। उसके बाद में बोलता है आज के बाद में मैं मुसलमानों पर लगने वाला जो तमंगा कर है यह कर भी नहीं लूंगा, तमंगा कर भी माफ कर देता है। तब जाकर सेना थोड़ी सी तैयार होती है। दोबारा देखो इसको, फिर दोबारा पढ़ाता हूं। हमने सबसे पहले बात की थी बयाना की। बयाना का जो युद्ध है 16 फरवरी 1527 में होता है। इसको बयाना के दुर्ग की झड़प कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए बयाना की झड़प कब हुई थी तो यही तारीख याद रखना, 16 फरवरी 1527। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना थी। अब यहां से एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन कर रहा था ऑफलाइन क्लास में कि सर बाबर की एकमात्र हार इस युद्ध में होती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं बाबर की एकमात्र हार है वो इस युद्ध में नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? इस युद्ध में बाबर स्वयं नहीं आया था। क्यों नहीं आता है बाबर स्वयं? इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर को घमंड हो गया था कि सांगा को मैं कुछ नहीं समझूंगा, अभी मैं हरा सकता हूं सांगा को। इसीलिए अपने सेनापति मेहंदी राय ख्वाजा को भेजा था। तो इसमें हारा तो था लेकिन बाबर नहीं हारा था, ख्वाजा हारा था। ठीक है ना। राजपूत सेनाओं ने वो नारा भी दिया था कि तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। तैमूर भारत के ऊपर एक विनाशकारी आक्रमण करता है नवंबर 1398 में।
बात है खानवा के मैदान की। 17 मार्च 1527 को इतिहास प्रसिद्ध खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध को विवादित बनाने के लिए पीलियाखार नदी को काम में लिया गया था। जो पीलियाखार नदी है यह आगरा की सीमावर्ती मालवा में बहती है और राणा सांगा ने मालवा के ऊपर 1519 में अधिकार किया था। दोनों के बीच में समझौता होता है। इस समझौते में पीलियाखार नदी के ऊपर मेवाड़ का अधिकार रखा गया था। अब देखो अगली बात, बाबर सीधे मुंह बात नहीं करता है तो पीलियाखार नदी को विवादित बनाता है। राणा सांगा नदी का मैदानी भाग सौंपता नहीं है, इसीलिए दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। और अचानक से युद्ध की बात मिलती है तो राणा सांगा इस समय बच्चों एक प्रथा चलाता है। इस प्रथा का नाम है पाती परवन प्रथा। इसका मतलब होता है निमंत्रण पत्र। इस पत्र के दौरान चंदेरी का शासक मेदिनी राय, कौन है? चंदेरी का शासक मेदिनी राय यहाँ पर भाग लेने के लिए आया था। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार बच्चों भाग लेने के लिए आया था। दिल्ली से इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भाग लेने के लिए आया था। मेवात अलवर से हसन खान मेवाती आया था। जाला राजपूत सरदार जाला अज्जा आया था। बूंदी से नर्मद हाड़ा आया था। मारवाड़ से गंगा आया था और आमेर से पृथ्वीराज कच्छवा आया था। ठीक है ना। ये शासक राणा सांगा का साथ देने के लिए आते हैं और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार आते हैं। जब सेना बाबर की लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है तो इसने जिहाद का नारा दिया था, मतलब धर्म युद्ध होता है। शराबबंदी की घोषणा की थी और मुसलमानों पर लगने वाला तमंगा कर है वो भी माफ किया था। अब लड़ाई जैसे शुरू होती है तो एक सीन ऐसा बन गया था, वो सीन था कि राणा सांगा बाबर को कुछ समय में खत्म करने वाला है। इसी समय बाबर की एक वार से सांगा हो जाता है घायल और जैसे ही बच्चों सांगा घायल होता है तो इस समय सांगा के ऊपर नजर पड़ती है, वो पड़ती है जाला अज्जा की। जाला अज्जा घायल सांगा के पास जाकर तुरंत सुरक्षित इसको मैदान से बाहर निकाल देता है और किसे सौंप देता है? मारवाड़ के शासक मालदेव को सौंप देता है। मालदेव इसको लेकर जाता है बसवा। कहां लेकर जाता है? बसवा लेकर जाता है और युद्ध लड़ता है जाला अज्जा। इसका राज चिन्ह मुकुट है वो धारण करके, और इस युद्ध में लड़ता हुआ जाला अज्जा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो बाबर के दिमाग में बात आती है कि इतना आसानी से मरने वाला सांगा नहीं हो सकता, इतना आसानी से मरने वाला सांगा नहीं हो सकता। जब कटी हुई मुंडी मुकुट से बाहर निकालता है तो सर निकलता है जाला अज्जा का, और जाला अज्जा का सर देखते युद्ध विजय की घोषणा कर देता है। बसवा दौसा ले जाकर इसका थोड़ा बहुत देख रेख किया गया था। इस बसवा दौसा के अंदर सांगा का बना हुआ है बच्चों चबूतरा। यहां से इसको ले जाया गया था कालपी, और कालपी ले जाकर होश आता है इसको, और इसी होश के दौरान ये वापिस जिद करता है कि मैं जाऊंगा अब वापिस युद्ध के मैदान में। और इसके राजपूत जो साथी शासक थे वो चाहते थे कि इस समय सांगा यदि युद्ध में गया तो भारत में एक विनाश हो जाएगा, इसीलिए वो इस कालपी के अंदर इसको दे देते हैं जहर। और इसी जहर के दौरान 24 दिसंबर 1530 को, बच्चों 26 दिसंबर में मिलता है, याद रखना। मैं नए 24 लिखता हूँ, नए 26 लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिसंबर 1528 को सांगा की हो जाती है मृत्यु, और इसका अंतिम संस्कार है, यह अंतिम संस्कार किया गया था मांडलगढ़ में। कहां पर किया गया था? मांडलगढ़ में किया गया था। मांडलगढ़ वर्तमान में भीलवाड़ा में है। राणा सांगा की जो छतरी है वो छतरी कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ में बनी हुई है। बात समझ में आई ना अच्छे तरीके से? ठीक है, इसके बाद में थोड़ी सी हम और आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में बच्चों जैसे ही सांगा की होती है मृत्यु, सांगा की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1528 में, 1530 में। दिसंबर 1530 में इसकी हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु होने के बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख मिलता है कि सांगा की पत्नी के नाम था हाड़ी रानी कर्मावती। यह कर्मावती इस मैदान के अंदर साक्ष्य रूप में थी, देख रही थी।
कर्मावती यहाँ पर युद्ध को देख रही है, तो ये रो रही थी युद्ध हारने के बाद में। इसी समय जो मुगल शासक बाबर है, ये बाबर आता है इसके पास और आकर बोलता है कि तू रो मत, तो रो मत, तू बहुत किस्मत वाली नारी है, बहुत किस्मत वाली नारी है, इसीलिए मैं तेरे को यहाँ पर हिंदू पुत्री नियुक्त करता हूं। तो इस समय ये क्या करता है, जो बाबर है सांगा की पत्नी को हिंदू पुत्री नियुक्त कर लेता है, सांगा की पत्नी को हिंदू पुत्री नियुक्त करता है तथा मेवाड़ की रक्षा का वचन देता है, मेवाड़ की रक्षा का वचन देता है कि जब भी तेरे मेवाड़ पर कोई संकट आएगा तो मैं जीवित हूंगा, तब तो मैं सहयोग करने के लिए आऊंगा, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद में मेरा जो वंशज होगा वो तेरा सहयोग करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है ना। अब देखो आगे जो शासक बना था वो बना था रतन सिंह, 28 से लेकर 31 तक, 28 से लेकर 31 तक। कोई विशेष उल्लेख नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है, बस बीच में ऐसे शासक बन गया था। क्यों? मेवाड़ की सत्ता एक बार के लिए डगमगा गई थी। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद में रतन सिंह का यह शासनकाल था। उसके बाद में कर्मावती है, यह क्या करती है, राजमाता कर्मावती, इसके 2 पुत्र थे। राजमाता कर्मावती के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का तो नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह। एक का नाम विक्रमादित्य, एक का नाम उदय सिंह। बच्चों ये दोनों मेवाड़ की गद्दी पर थे एक बार के लिए। उदय सिंह चलो उत्तराधिकारी के रूप में था, लेकिन विक्रमादित्य गद्दी पर था, बच्चा था, इसीलिए इसका संरक्षण कर रही थी कर्मावती। मेवाड़ की संरक्षिका भी कहा जाता है इसको, मेवाड़ की संरक्षिका, यह थी मेवाड़ की संरक्षिका। मेवाड़ की संरक्षिका कहा जाता है कर्मावती को। और कर्मावती विक्रमादित्य क्या संरक्षण कर रही है। ये विक्रमादित्य भोजराज का बड़ा भाई है, सांगा का बेटा है और मीराबाई है उसका देवर है। अब बच्चों इसके बाद में यदि देखा जाए तो ऐसा उल्लेख मिलता है इसी के शासन काल में या विक्रमादित्य के समकालीन जो अपना गुजरात है, इस गुजरात का शासक था बहादुर शाह। यह बहादुर शाह कर्मावती पर 1533 में एक आक्रमण करता है। इस आक्रमण में कर्मावती की हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको झेल सकूं। ठीक है ना, कर्मावती की झेलने की हिम्मत नहीं थी। तो इस समय विक्रमादित्य है, यह वैसे शासन रहा था 1531 से लेकर 36 तक। तो कुछ जागीर देती है, बहादुर शाह को क्या देती है, जागीर देती है और धन देती है। इस समय रणथंभौर का दुर्ग भी सौंप दिया था कर्मावती ने कि है ना मेरी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है, मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं, तो इसीलिए आप वापस चले जाओ। तो 33 में तो ये वापस चला जाता है। लेकिन 1 साल बाद बच्चों कब 1534 में पुनः यह चित्तौड़ के ऊपर अभियान लेकर आ जाता है। पुनः चित्तौड़ पर अभियान लेकर आता है। कर्मावती ने इस समय देखा कि अब मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं सिवाय चित्तौड़ के, और यदि चित्तौड़ में दे दूंगी तो यहाँ पर एक प्रकार से राजवंश है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये आक्रमण की झेलने की तैयारियां करने लग जाती है। इसके 2 पुत्र है विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों को ये बूंदी भेज देती है। क्यों? इसका ननिहाल था दोनों का बूंदी, ये दोनों चले गए बूंदी। और इसी समय विक्रमादित्य की या मेवाड़ की जो सेना थी, उस सेना का नेतृत्व किया था देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर था। देवलिया प्रतापगढ़ में है, देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर था, नाम था बाघ सिंह रावत। बाघ सिंह रावत यह करेगा मेवाड़ की सेना का नेतृत्व है। इस समय कर्मावती ने अपने मुगल भाई हुमायूं को याद किया था। क्यों? मैंने आपको बताया था ना हिंदू पुत्री नियुक्त करता है, तो कर्मावती का मुगल भाई, बाप तो बाबर था, और भाई की यदि बात की जाए तो इसका भाई था हुमायूं। क्यों? 1530 में बाबर तो मर गया था, 30 में शासक हुमायूं बन गया था, है ना। तो हुमायूं इस समय यहाँ पर मुगल शासक था। तो ये भेजती है हुमायूं के पास सहायता के लिए राखी।
सहायता के लिए राखी भेजती है। तो इस समय हुमायूं कर्मावती की सहायता करने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इस बात को ध्यान से सुनो। जब बहादुर शाह 1534 में या 33 में दोनों आक्रमणों से पहले जाकर हुमायूं से मिला था और हुमायूं को कहा था कि तेरी और मेरी जो लड़ाई है ना, वो अपनी अलग अलग लड़ाई है। और वैसे भी यदि हुमायूं देखा जाए तो कर्मावती को बर्बाद किसने किया था? तेरे बाप बाबर ने तो किया था, और उन्हीं का तू साथ देने के लिए जा रहा है। काफिर है वहां पर, हिंदुओं का वध करने के लिए जा रहा हूं, और तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, हम दोनों तो भाई भाई है। मतलब वो बात धर्म पर लाकर छोड़ देता है बहादुर शाह। इसलिए हुमायूं बोलता है ठीक है तू जा कर आक्रमण। यह करता है आक्रमण। इस समय यह जो कर्मावती थी, कर्मावती ने दुर्ग में महिलाओं के साथ किया था जोहर। बच्चों इस समय यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर हो रहा है जोहर। इसे कहा जाता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा। पहला तो हमने पढ़ लिया था, रतन सिंह के शासनकाल में महारानी पद्मावती ने अग्नि जोहर किया था। इसी समय क्या होता है कि आगे की यदि बात देखी जाए तो ये जोहर हो जाता है। देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर बाघ सिंह रावत लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। थोड़े समय बाद में हुमायूं को पता चलता है कि यह न तो हिंदू मुसलमानों की बात है, यह सहयोग कर रहा है बनवीर का। किसका? बनवीर का। बच्चों बनवीर के बारे में मैंने आपको बताया था, यह पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको कहा जाता है उड़ना राजकुमार, उसकी दासी का पुत्र था बनवीर। यह बनवीर का सहयोग देकर अपनी ही राजनीतिक शक्तियों को आगे बढ़ा रहा है। और बनवीर ने ही हत्या की थी 1536 में, किसकी? विक्रमादित्य की। और बनवीर अब इसकी हत्या करने के बाद में एक शक्ति बचती है उदय सिंह। अब बच्चों ये उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। तो जब महारानी कर्मावती इस समय जोहर को प्राप्त हो रही थी तो इस समय यह मिलती है पन्ना अध्याय से। किससे? पन्ना अध्याय से। और इस पन्नाध्याय से मिलने के बाद में इसने कहा था कि मेरे दो पुत्र मैं तुझे सौंप कर जा रही हूं, विक्रमादित्य और उदय सिंह, और तेरे पुत्रों से बढ़कर मेरे दोनों पुत्रों को तू समझना। अब यह वचनों में बंधी हुई थी और इसको पता था विक्रमादित्य की हत्या कर दी किसने? बनवीर ने। और अब यह हत्या करना चाहता है किसकी? उदय सिंह की। इसीलिए एक नाई बाई के सहयोग से, किसके सहयोग से? नाई बाई के सहयोग से यह पन्नाध्याय रात्रि के समय में इस उदय सिंह को यहां से उठाती है और जिस पलंग पर उदय सिंह सो रहा था उस पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। उदय सिंह की जगह इसने अपने पुत्र चंदन की हत्या करवाई थी और रात्रि के समय में उदय सिंह को यहां से उठाकर बच्चों ले जाती है कहां पर? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है यह राजसमंद में है, इस दुर्ग में ले जाती है। और इस समय कुंभलगढ़ का जो किलेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा। इस आशा देवपुरा की रेख देख में इसको यहाँ पर रखती है और थोड़े समय में बाद में यही उदय सिंह वापिस इनको हटाते हुए अपनी सत्ता स्थापित करेगा। तो बच्चों दोबारा बता देता हूँ, सांगा की मृत्यु होती है, कर्मावती मैदान में थी तो यह टूट जाती है और इसी समय रोती हुई कर्मावती के पास आता है बाबर। और बाबर ने कहा था कि तू रो मत, तू किस्मत वाली है, जब भी तेरे कोई संकट आएगा तो मैं तुझे आज से मेरी हिंदू पुत्री बनाता हूं और तेरी मेवाड़ की रक्षा का तुझे वचन देता हूं, वचन दे देता है। ठीक है ना बच्चों। कर्मावती के दो पुत्र थे, एक उदय सिंह था, विक्रमादित्य था, एक उदय सिंह था। इसका विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 36 तक है। ठीक है ना। इसके समकालीन गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने 1533 में कर्मावती पर आक्रमण किया। इसने कुछ धन और जागीर देकर वापस भेज दिया। 1534 में पुनः यह आक्रमण करता है। इस समय कर्मावती सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजती है। हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं आता है और नहीं आता है, इसका कारण था कि बात धर्म पर आ जाती है और आक्रमण हो जाता है। इसको कहा जाता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा, जो 1534-35 में संपन्न हुआ था। थोड़े समय बाद में हुमायूं को पता चलता है कि यह बहादुर शाह है, यह बनवीर का सहयोग देकर
बनवीर का सहयोग देकर अपनी ही राजनीतिक शक्तियों को बढ़ा रहा है। इसीलिए यह वापस आक्रमण करता है बहादुर शाह पर और बहादुर शाह यहाँ से चला जाता है गुजरात। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की थी। हत्या करना चाहता है बनवीर उदय सिंह की। पन्ना जाए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को रात्रि के समय में कुंभलगढ़ के दुर्ग में पहुंचाती है और आशा देवपुरा की शरण में रखती है। धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट। बाकी कल हम इंडिया हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।